करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के रणनीतिकारों का पूरा फोकस यूपी पर है। 27 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में सरकार के गठन के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहनाया जाएगा। संभावना यह भी है कि 10 मई के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार और इसके बाद यानी 15 मई तक संगठन के नए प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी हो सकती है। खास बात यह होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ उम्रदराज मंत्रियों के स्थान पर नए और युवा चेहरों को सरकार मौका दे सकती है। पार्टी के कुछ भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि 10 से 15 मई के बीच भाजपा ने दोनों लंबित काम मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को पूरा करने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में चिंतन मंथन का काम पूरा हो चुका है। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है। इसी बीच राजभर के मुंह से ऐसी बात निकल गई जिससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी गदगद हो गए हैं। उन्होंने ओपी राजभर का वीडियो शेयर कर दिया और कहा, यहां तक कह दिया कि सच तो अपने आप निकलता है। दरअसल गाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजभर ने यूपी में एनडीए की जगह अखिलेश यादव के सबसे बड़े अभियान पीडीए की सरकार बनने का दावा कर दिया। मीडिया से मुखातिब ओम प्रकाश राजभर अपनी सरकार और गठबंधन की उपलब्धियां गिना रहे थे। जो जोश में उन्होंने कह दिया पीडीए आ रहा है। जैसे ही राजभर के मुंह से अखिलेश यादव वाला नारा पीडीए निकला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोग जो है सन्न रह गए और पत्रकार भी अचंभित रह गए। राजभर के ठीक बगल पे सुबह सपा विधायक बेदीराम बैठे थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन्होंने तुरंत अपनी कोहनी से राजभर को धक्का मारा और गलती का एहसास कराया। कोहनी लगते ही राजभर तुरंत संभले और अपनी बात सुधारते हुए कहा कि एनडीए कहा। हालांकि तब तक कैमरे में ये पूरा सच रिकॉर्ड हो चुका था और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों ने समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक से दूरी बना ली है। अब पार्टी 2027 के लिए बाहरी पेशेवरों के बजाय अपने ही संगठन पर भरोसा करेगी। आधिकारिक तौर पर हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आईपैक से न तो रिश्ता जोड़ने का कोई बयान सामने आया था, न ही अब जबकि 27 का चुनाव के लिए आईपैक से संबंध टूटे हैं तो इसका कोई आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से आया है। लेकिन पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि चुनाव प्रबंधन करने वाली सबसे चर्चित कंपनी आईपैक से अब समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। यूं भी कहे कि बंगाल और तमिलनाडु में ममता बनर्जी और स्टालिन का हश्र देखने के बाद अब अखिलेश यादव ने आईपैक से दूरी बनाना ही बेहतर समझा है। ममता स्टालिन की हार के बाद अखिलेश यादव अब खबरदार हो गए हैं। उन्होंने आईपैक से दूरी बनाने में ही समझदारी समझी है। पहले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो अखिलेश यादव थे, पार्टी का प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है, पार्टी प्रबंधन की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने आईपैक को सौंपी थी। पश्चिम बंगाल का हश्र देखने के बाद अखिलेश यादव ने सूझबूझ दिखाते हुए आईपैक से डील ब्रेक कर दी है। आईपैक से अखिलेश यादव के संबंध टूट गए हैं। हालांकि इसका अखिलेश यादव ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही आईपैक जोड़ने से लेकर इसका अखिलेश यादव ने कोई बयान दिया था, नहीं आईपैक से डील तोड़ने पर भी अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन पार्टी के सूत्र यही बता रहे हैं कि चुनाव प्रबंधन करने वाली सबसे चर्चित कंपनी आईपैक से अब समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं रहा है। या यूं कह ले, बंगाल और तमिलनाडु में ममता बनर्जी और स्टालिन का हश्र देखने के बाद अखिलेश यादव संभल गए हैं और आईपैक से दूरी बनाना उन्होंने बेहतर समझा है। ये वही कंपनी है आईपैक जो चुनावी प्रबंधन कराती है। देश के तमाम राज्यों की पार्टियां जो है आईपैक के साथ डील करती हैं। चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी जो आईपैक को दी जाती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने भी जो है आईपैक को चुनावी प्रबंधन की तैयारी जिम्मेदारी दी थी, जो अब अखिलेश यादव ने वो डील को ब्रेक कर दिया है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश,
अखिलेश यादव ने बड़ी समझदारी का काम किया, क्योंकि ममता बनर्जी और स्टालिन का हश्र देखने के बाद अखिलेश यादव ने आईपैक से डील तोड़ दी है। क्या कुछ लखनऊ में हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरीके से 5 राज्य चुनाव के जो नतीजे आए हैं, खासतौर पर जो है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, ऐसे में जो चुनाव प्रबंधन की प्रतिक्रिया है, जो देखती है, उससे कहीं न कहीं किनारा करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जिस तरीके से आप अगर देखें कि जिस तरीके से चुनाव के जो नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में, तो ऐसे में जिस तरीके से ऐसी लाइन के तमाम ऐसे दल है, वो कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि के अंदर आने वाले समय में जब तक के साथ रहते हैं, ये अभी तरीके से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया जाए, लेकिन माना यही जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जब 2027 विधानसभा चुनाव है, तो उस लिहाज से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी जो एक कह सकते जो रणनीति है उसमें कई बदलाव किए हैं। अभी कुछ देर बाद जो है अखिलेश यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें जो है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तमाम जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, और खासतौर पर जिस तरीके से एनडीए लाइन से कह सकते हैं कि कहा जा रहा था कि तमाम राज्यों में जो इंडिया गठबंधन का जो कह सकते हैं कि जो सीटों को लेकर भी कहीं न कहीं खींचातानी नजर आई, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के जो नतीजे आए हैं, कह सकते हैं कि वो प्रभावित करते हैं। ऐसे में माना ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के रास्ते से अखिलेश यादव अपनी नई रणनीति के साथ कह सकते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव को लेकर डर गए हैं, इसीलिए आईपैक से डील ब्रेक कर दी है। देखिए, ऐसा डील ब्रेक करने का एक साफ कह सकते हैं कि जिस तरीके चुनाव के जो नतीजे आए हैं, अब अखिलेश यादव अपनी पूरी रणनीति को किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में करेंगे, ये तो समय के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ बदलाव समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले समय में बड़े संकेत के तौर पर कहीं कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं। आप अगर देखें तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के जो नतीजे आए, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा किया कि हम इस पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तो कल अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल जाएंगे और ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में एक बड़े उलटफेर की भी आशंका आने वाले समय में देखी जा सकती है कि जिस तरीके से एनडीए लाइन के तमाम ऐसे जो दल है वो अपना अपना किनारा उससे है आने वाले समय में। बंगाल जाने से पहले अखिलेश यादव शाहजहांपुर जाएंगे, वहां पर बैठक भी करेंगे, यानी कि अखिलेश यादव 27 के लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट था कि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में फोकस होने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी या फिर कांग्रेस के तमाम लोग अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं लग चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से एक के बाद एक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बैठकों का दौर कहीं न कहीं शुरू किया, तैयारी में जुट चुके हैं। माना यही जा रहा है कि नई रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में सपा कह सकते हैं कि अपनी जमीन तलाशने के लिए कह सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरीके से संगठन के जो तमाम लोग हैं उनको किस तरीके से शासन पर उतारा जाए। आने वाले समय में बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है किस तरीके से काम करेंगे, क्या कुछ रूपरेखाएं रहेंगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी स्थापने के लिए क्या कुछ रणनीति है, वो लेकर कहीं न कहीं भाग लेते हुए नजर आ रहा है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। आपको बता दें कि आईपैक से अखिलेश यादव ने डील को ब्रेक कर लिया। अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी जो साफ साफ नजर आ रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पार्टियों का हाल देखने के बाद अखिलेश यादव ने आईपैक से डील तोड़ने का जो फैसला कर लिया है, ये बड़ी ही समझदारी की बात कही जा रही है, क्योंकि 27 में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव इस चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने समझदारी दिखाते हुए, अपनी बेहतरी समझते हुए आईपैक से जो है डील ब्रेक कर दी है। ममता स्टालिन की हार के बाद सपा ने बड़ा फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने आईपैक से नाता तोड़ दिया, अब खुद संभालेगी चुनाव प्रबंधन की कमान। आईपैक वही कंपनी है जो चुनावी प्रबंधन को मैनेज करती है और देश के तमाम राज्यों में और तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो है चुनावी प्रबंधन को देखती है आईपैक। तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी को देख रही थी आईपैक, वही ममता बनर्जी के टीएमसी का भी देखरेख जो है आईपैक कर रही थी। लेकिन दोनों ही राज्यों में आईपैक की रणनीति जो है फेल होती हुई नजर आई है, इसीलिए दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने आईपैक से डील ब्रेक करती है, ऐसा सपा के सूत्रों को कहना है। यानी कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो है
अखिलेश यादव ने आईपैक से नाता तोड़ दिया है। क्या आपके घर की बहन बेटियां या पत्नियां जिम जाती हैं? अगर हाँ तो आप भी सावधान हो जाइए। दरअसल यूपी के बरेली में जिम की आड़ में 2 ट्रेनर्स ने ऐसा घिनौना कांड कर दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बरेली में एक घर के ऊपरी हिस्से में चल रहे जिम में एमबीबीएस डॉक्टर से रेप हुआ। दुष्कर्म जिन संचालक ने किया उसने डॉक्टर को वजन कम करने के नाम पर नशीला ड्रिंक पिला दिया। जब वो बेहोश हो गई तो उसे अपने प्राइवेट रूम में ले गया। इस दौरान जिम संचालक के छोटे भाई ने डॉक्टर के न्यूड वीडियो शूट कर लिए। साथ ही कैमरे में लगे हिडन कैमरे से भी वीडियो को शूट किया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिम की आड़ में गंदा खेल देखने को मिला। महिलाओं से दरिंदगी करने वाले दरिंदों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये पहली बार ऐसा मामला नहीं आया, कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां पर जिम की आड़ में महिलाओं के साथ गंदा खेल खेला जाता है, उन्हें उनके वीडियो शूट किए जाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जिम की आड़ में गंदा खेल। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं। देखिए, दरिंदगी करने वाले दरिंदों ने जो माफी मांगी कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो जिम की आड़ में गंदा खेल देखने को मिला जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है और दरिंदगी करने वाले आरोपियों ने माफी मांगी और कहा है कि ऐसी वारदात को दोबारा अंजाम नहीं दिया जाएगा। जिम की आड़ में असमत से खिलवाड़ की गई है, नशीला ड्रिंक पिलाया गया, फिर आबरू लूटी गई है और महिलाओं से दरिंदगी करने के बाद दरिंदों ने जो है माफी मांगी है कि ऐसी वारदात को दोबारा अंजाम नहीं दिया जाएगा। तो वहीं इस मामले पर डिप्टी एसपी का बयान भी सामने आया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उस जिम में अकरम बेग और उसका भाई आलम बेग, यह दोनों ओनर तथा ट्रेनर थे। इनके द्वारा इस जिम का संचालन किया जाता था। इन्होंने इस महिला को तेजी से वजन घटाने के नाम पर प्री वर्कआउट ड्रिंक देना ऑफर किया तथा उसे बनाकर उसमें कोई नशीला ड्रग मिलाकर इन्हें उसका सेवन कराते थे तथा नशे की हालत में जिम में ही बने एक प्राइवेट कमरे में इनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के उपरांत उस सीसीटीवी फुटेज में उसे रिकॉर्ड कर उसे अपने पास संग्रहित कर लिया। इस महिला को जब इस विषय में जानकारी हुई तो इन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। तब इन्होंने इस महिला, इनके पति, इनके बच्चों का पीछा करना शुरू कर दिया तथा उसकी पूरी फ़ोटो वगैरह खींचकर यह उनको धमकाते थे तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर इस महिला से लगातार नगद अवैध वसूली करता रहा। जब इस महिला ने और रुपए देने से मना कर दिया तो इस व्यक्ति ने यह सारी अश्लील फ़ोटो वीडियो एक पेनड्राइव में संग्रहित कर ली तथा इन्हें भी इनके व्हाट्सएप पर मैसेज कर यह धमकी दी कि अगर वह उसे पहले 10 लाख और फिर बाद में 50 लाख नहीं देती हैं तो वह उनकी यह सारी अश्लील फ़ोटो वीडियो भी वायरल कर देगा तथा उनके परिवार को भी जान से मार देगा। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 202/26 पंजीकृत कराया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल 3 टीमों का गठन कर इनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना की गई। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज तड़के सुबह इस पूरे घटनाक्रम का एक अभियुक्त अकरम बेग को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर उसके जिम से वह पेनड्राइव जिसमें वो सारी अश्लील वीडियोस मौजूद थी उसे अपने पुलिस ने कब्जे में लिया तथा साथ ही उसका मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में लिया जिसमें भी कई अश्लील वीडियोस मौजूद हैं। साथ ही वहाँ जिम से कई शक्तिवर्धक दवाएं और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स तथा सिरिंज वगैरह बरामद की गई है और साथ में इस महिला से वसूले गए 10,000 रुपये नगद भी पुलिस को बरामद हुए। इस अकरम बेग से जब पूछताछ की गई तो उसी क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इस पूरे वीडियोस की एक कॉपी उसने अपने भाई आलम बेग को भी एक पेनड्राइव में दे रखी है। टीमों द्वारा सतत प्रयास करते हुए आज दोपहर उसके छोटे भाई आलम बेग को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके पास से भी
वह पेनड्राइव बरामद कर ली गई है तथा उसका भी मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फुटेज और स्टोरेज थी यह पुलिस द्वारा तत्काल संरक्षित कर ली गई तथा इन दोनों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। थाना स्तर पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सामने आई बरेली से, जहां पर जिम की आड़ में गंदा खेल खेला जा रहा है, तो वही महिलाओं से दरिंदगी करने वाले दरिंदों ने जो है माफी मांगी और कहा है कि ऐसी वारदात को दोबारा अंजाम नहीं दिया जाएगा। आपको पता चले कि ये पहली बार ऐसी घटना जिम में नहीं हुई है, इससे पहले भी ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी है जहां पर जिम की आड़ में गंदा खेल खेला गया है। आपको बता दें कि ये बरेली में बड़ी वारदात हुई है, जहां पर वजन कम करने के नाम पर डॉक्टर को नशीला ड्रिंक पिला दिया गया। जब वो बेहोश हो गई तो उसे जिम ट्रेनर अपने प्राइवेट रूम में ले गया। इस दौरान जिम संचालक के छोटे भाई ने डॉक्टर के न्यूड वीडियो शूट कर लिए और साथ ही कैमरे में लगे हिडन कैमरे से भी वीडियो शूट किया। इसके बाद डॉक्टर को जो है ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस मामले पर एसपी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वीडियो शूट करने के बाद जो है महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जिम की आड़ में गंदा खेल जो है बरेली में खेला गया। एमबीबीएस डॉक्टर से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जिम संचालक की ओर से इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। वजन कम करने के नाम पर जिम संचालक ने डॉक्टर को ड्रिंक पिला दिया, नशीला ड्रिंक पिलाया गया और जब महिला बेहोश हो गई तो उसको अपने प्राइवेट रूम में ले गया और इस दौरान जिम संचालक के छोटे भाई ने डॉक्टर के न्यूड वीडियो शूट कर ली और ब्लैकमेल किया। इसके साथ ही कैमरे में लगे हिडन कैमरे से भी वीडियो को शूट किया गया। जिम की आड़ में गंदा खेल बरेली में खेला गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी करने के बाद जो है आरोपियों ने माफी मांगी और कहा है कि आगे इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाएगा। जिम की आड़ में गंदा खेल खेला गया है। महिलाओं से दरिंदगी करने वाले दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, बरेली में नशीला पदार्थ पिलाकर जो है नशीली ड्रिंक पिलाकर महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जो घटना है इसको प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया और जो दोनों आरोपी थे अकरम बेग और उसका भाई आलम बेग उनको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि ये जो पूरी घटना थी इसमें बरेली में एक जिम था जहां पर अकरम बेग और आलम बेग उस जिम में उसके मालिक थे, वो उसका संचालन करते थे और यहाँ पर एक महिला डॉक्टर थी जो कि जिम में जाती थी और महिला डॉक्टर को इन लोगों ने भरोसा दिलाया कि वो उनका वजन बहुत तेजी से कम करवा देंगे और इसी वजह से महिला को इन्होंने जो नशीला पदार्थ है उसका सेवन करने के लिए किया, जिसके बाद महिला ने जब उस नशीले पदार्थ को पिया तो उसके बाद वो बेसुध हो गई। उसके बाद इन दोनों ने उसको ले जाके वहां पर एक प्राइवेट रूम बनाया हुआ था जिसके अंदर जहाँ पर महिला को ले गए और वहां पर महिला के कपड़े उतारकर उनके साथ अश्लील हरकतें की, उनके साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। इन लोगों ने जो रूम था उसमें जो सीसीटीवी लगाए हुए थे उसमें हिडन कैमरा लगाया हुआ था, उससे वीडियो बनाया। इसके साथ ही साथ मोबाइल से भी वीडियो बनाया और उसके बाद महिला को उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। पहले 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, ब्लैकमेल करते थे, उसके बाद 80 लाख रुपए मांगे। महिला ने कुछ रुपए लोगों को दिए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग लगातार पैसे का दबाव बना रहे थे, 80 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसके बाद परेशान होकर महिला डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की। मनीष, ये पहली बार नहीं है कि जिम में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, इससे पहले भी कई खबरें सामने आई। आखिर महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है और उसके लिए उत्तर प्रदेश की जो राज्य महिला आयोग है उसकी तरफ से भी ये आदेश जारी किया गया था कि जो भी जिम है जहां पर महिलाएं जाती हैं वहां पर महिला जिम ट्रेनर भी रखा जाए, लेकिन उस आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। शायद यही हो जाए कि ये जो घटना सामने आई है वो हुई, क्योंकि अगर इस जिम में भी अगर महिला ट्रेनर होती तो शायद इस तरह की घटना न होती। और जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है अभी इंडिया सुपरफास्ट की टीम ने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये इस तरह का आदेश पहले दिया गया था कि महिला जिम ट्रेनर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि प्रदेश में जिस तरह से सब देहात है उसी तरह से ये जिम देहात की शुरुआत की गई है, जहां पर जो जिम के मालिक है या ट्रेनर है वो लोग इस तरह से महिलाओं को बरगलाते हैं, फंसाते हैं, उनकी अश्लील वीडियो बनाते हैं। मनीष, एक तरफ कानून राज की बात होती है,
प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि महिलाएं सुरक्षित है, दूसरी तरफ इस तरह की वारदात सामने आती, तो कहां पर महिलाएं सुरक्षित है प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है, ये महिलाओं की जो सुरक्षा का दावा किया जाता है उस पर जरूर जी। सवाल खड़े कर रही है। पूरे प्रदेश में जो दावा किया जाता है कि महिलाएं सुरक्षित है, वो आधी रात को भी निकल सकती हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब जिम में जाने वाली महिला, वो भी जी। पढ़ी लिखी शिक्षित महिला डॉक्टर है, जब उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो जो आम महिलाएं हैं, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं, गाँव की महिलाएं हैं, उसके साथ किस तरह के हालात होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें बताएं कि ये भी गौर करने की बात है कि जो सरकार का दावा है, जो प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने, महिलाओं को सुरक्षित करने का दावा किया जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उस पर भी ये घटना सवाल खड़े कर रही है कि आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। और इससे जो एक लापरवाही सामने आ रही है वो ये है कि जब सरकार की तरफ से, महिला आयोग की तरफ से इस तरह का आदेश जारी किया गया कि महिलाएं जिस जिम में जाए वहां पर महिला ट्रेनर होनी चाहिए, तो आखिर बरेली के इस जिम में महिला ट्रेनर क्यों नहीं थी? जो जिम्मेदार थे उन्होंने इस और पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर पहले से ध्यान दिया गया होता वहां पे महिला ट्रेनर होती है। लेकिन मनीष, जनता को भी कोताही बरतनी होगी ना, क्योंकि अगर किसी जिम में महिला ट्रेनर नहीं है तो इसकी शिकायत करनी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं की गई शिकायत इसकी? बिल्कुल, देखिए इससे लापरवाही जो जिम में जाने वाली महिलाएं हैं थोड़ी उनकी तरफ से भी है कि अगर उन्हें महिला मतलब जिम में महिला ट्रेनर नहीं दिख रही है तो ऐसे जिम में जाने से अवॉइड करना चाहिए कि वो ऐसे जिम में जाए जहां उन्हें लगे कि वो सुरक्षित है, उसी जिम में जाना चाहिए। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जिन्हें अति कंफर्टेबल रहता है, वो जहाँ पर महिला ट्रेनर नहीं है वो वहां जाकर जिम करना जारी रखती है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसमें चाहे जो महिलाएं हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन देखिए सावधानी बरतना अलग चीज है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो जिम चलाते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है ना कि जहां पर अगर वो महिलाओं को जिम बुलाते हैं फिटनेस के लिए तो वहां पर उन्हें महिला ट्रेनर रखना चाहिए। जी प्रज्ञा। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। आपको बता दें कि नशीला ड्रिंक पिलाकर डॉक्टर्स के साथ जिम में जो है रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जिम की आड़ में असमत से खिलवाड़ किया गया है और दरिंदगों की गिरफ्तारी के बाद जो है उन्होंने माफी मांगी और कहा है कि आगे इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाएगा। महिला की असमत से खिलवाड़ जिम ट्रेनरों ने किया, जिम संचालक ने किया है, उसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की और उसके बाद आरोपी जो है माफी मांगते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 7 वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी और 50,000 रुपए के इनामी अपराधी महनूर उर्फ नूर का अंत हो गया है। बुधवार को मल्लावा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए आरोपी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस कार्रवाई में एसओजी प्रभारी भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने बताया कि बीती 5 मई को मल्लावा थाना क्षेत्र के ग्राम मटियामो के पास मक्का के खेत में 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। मासूम की हत्या बेरहमी से की गई थी। वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी लखनऊ रेंज ने मुख्य आरोपी महनूर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई थी। निवासी जनपद कन्नौज की पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस दौरान एसओजी प्रभारी श्री राजेश कुमार भी घायल हुए हैं। इस प्रकरण में दिनांक 2 मई 2026 को थाना मल्लावा पर एक बच्चे के गुमशुदा होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा बालक की सकुशल बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 3 व 4 मई को अभियुक्त के द्वारा हत्या करने के बाद घटना का स्वरूप बदलने व गुमराह करने के लिए एक चोरी के सिम से बालक को सकुशल वापस करने के नाम पर उसके परिजनों से फिरौती मांगी गई थी। वह दौरान विवेचना, सर्विलांस व अन्य प्राप्त सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मैनूर उर्फ शैनूर निवासी कन्नौज का नाम प्रकाश में आया था। दिनांक 5 मई 2026 को थाना मल्लावा क्षेत्र के एक खेत में अपहृत बालक का शव बरामद हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एवं तत्काल घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया एवं मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा 50,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज दिनांक 6 मई 2026 को इस जघन्य अपराध के में प्रकाश में आए 50,000 के नामिया अभियुक्त मैनूर उर्फ शैनूर निवासी जनपद कन्नौज के थाना मल्लावा क्षेत्र में आने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर पुलिस टीमों द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें एसओजी प्रभारी श्री राजेश कुमार घायल हो गए। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल अवस्था में पकड़ा गया। घायल अभियुक्त एवं घायल पुलिसकर्मी को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया गया।
अभियुक्त के कब्जे से थाना बिलग्राम क्षेत्र से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, एक तमंचा, खोखा कारतूस, बच्चे का ताबीज, मोबाइल, चोरी की गई सिम बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में लगभग 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल पुलिसकर्मी का उपचार कराया जा रहा है तथा प्रकरण में पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, फोरेंसिक परीक्षण सहित सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।